नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 4-5 साल पहले एक चेहरा उभरा दलित समाज से। नाम है चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस समय राजनीति की फिर से एक बार चर्चाओं में भी हैं और सुर्खियों में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में असर रखते हैं और उनके संघर्ष भी इसी इलाके में है। अपने ही जिले के एक मामले में घटना हुई थी आगलगी की, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और लंबे समय तक वह जेल में भी रहे। अपने समाज के हीरो होने के साथ साथ सामाजिक आंदोलनकारियों पर भी वो असर रखते रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव में उनकी स्थिति ऐसी हो गई है जिस मामले में कहा जा सकता है न माया मिली न राम। मतलब ये है, चंद्रशेखर यादव आंदोलनकारी ताकतों के साथ भी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं और सपा और बसपा के दरवाजे बारी बारी गए, वहां भी उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। ऐसी हालत क्यों हुई, क्या मानते हैं लोग, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो जानकार जुड़े हुए हैं। एक हैं बांकेलाल यादव, जो कि वामसेप से जुड़े रहे लंबे समय तक और दलित आंदोलन के नज़दीक रहे, और दूसरे हैं डॉक्टर विक्रम हरिजन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और वह भी लगातार दलित मसलों पर लिखते पढ़ते और खुद एसर्ट करते हैं, खुद बोलते हैं ताकतपूर्वक। तो बातचीत की शुरुआत बांकेलाल आपसे, कि आप का क्या अनुभव रहा, आपका क्या मानना है कि क्यों हुआ चंद्रशेखर आजाद के साथ ऐसा, या ऐसा होना ही था? जैसा कि मेरा मानना है अजय भाई, आपने मुझे बुलाया इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा ये मानना है कि जो आंदोलन की ताकतें हैं या आंदोलन केंद्रित अगर रहते, जैसे कि चंद्रशेखर भाई ने सत्ता के गलियारे में जाने की सबको थोड़ी एक ललक रहती है, लेकिन सत्ता में जाने के बाद में जो अभी तक समझ आया है कि आंदोलन हमेशा सत्ता में जाने के बाद में कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ भी जाता है। और भाई चंद्रशेखर ने जब लड़ाई की शुरुआत की तो हम लोगों ने साथ रहे और हमेशा प्रेरित रहे कि एक बड़ा आंदोलन होगा और साथ लड़ा जाएगा। अभी भी उनका जो रवैया है, जो उन्होंने तमाम दल के पास गए, अगर वो चाहते, जैसे आंदोलनकारी साथी आज लड़ रहे हैं तमाम जगहों पे, आंदोलनकारी ताकतें आज उतरी हैं और उभार में है और जिनको एक बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर रावण का जो खुद का कॉल है वो एक बड़ा कॉल है, लेकिन वो अपने कॉल को समझ नहीं पा रहे हैं और उसके बाद भी वो जो तमाम दलों के पास में, चाहे सपा या बसपा के पास में गए और जिसने उन्हें स्पेस नहीं दिया, स्पेस नहीं देने का कारण जो उनका पूरा रहा, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर ये अपनी ताकत को समझते और अभी भी लड़े, आंदोलनकारी ताकतों के साथ में लड़े और अपनी ताकत को दिखाए, क्योंकि जिन्हें ये अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, यानी मान्यवर कांशीराम जी, उन्होंने खुद कहा है कि जब हम राजनीतिक भागीदारी करने के लिए जाएंगे तो पहले लड़ो हारने के लिए, फिर लड़ो हराने के लिए, और तब आप लड़ेंगे जीतने के लिए। तो जाहिर सी बात है चंद्रशेखर रावण को भी आज आंदोलनकारी ताकतों की तरह ये नहीं है कि उन्हें पीछे होना चाहिए, उन्हें मजबूती से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनकी एक बड़ी कॉल है और ऐसा नहीं है कि सपा से गठबंधन नहीं हो पाया या बसपा से नहीं हो पाया तो उनकी कॉल वापस हो रही है। जितनी उनकी कॉल थी वो कॉल आज भी उनके साथ है, उनको लड़ना चाहिए और आंदोलनों के साथ में और मजबूती से खड़ा होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। ठीक है, आगे आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन आइए विक्रम जी से भी समझते हैं। विक्रम जी, आपका क्या मानना है? आप लगातार दलित आंदोलन को देखते हैं, आप मायावती, कांशीराम से लेकर जो एकेडमिया है दलित मूवमेंट का उसको भी जानते हैं। ये बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद की यही गति होनी थी या कहीं चूक हुई उनसे, कहीं भूल हुई कि आज वह अकेले हैं, और सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि नहीं, वह सपा के साथ हैं। ये गति क्यों हुई एक इतने प्रखर आंदोलनकारी की? सबसे पहले सर आपको धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर मंच दिया। और सर जो सवाल है ना, ये सवाल अपने आप में एक खुद भी एक सवाल है कि ये परसेप्शन की राजनीति है। मेरा ये मानना है कि चंद्रशेखर भाई को अगर अखिलेश जी ने तवज्जो नहीं दिया या दूसरी पार्टी ने तवज्जो नहीं दिया, इसके पीछे उनकी मजबूरी भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि चंद्रशेखर जी कमजोर हैं या चंद्रशेखर के पीछे लोग नहीं है। मेरा ये मानना है कि अलग है। मुझे लगता है कि खुद अखिलेश की मजबूरी रही होगी या दूसरी पार्टियों की मजबूरी है कि चंद्रशेखर को कैसे अपने साथ लाने पर
खुद हो सकता वो कमजोर ना हो जाए, इस तरह की बातें हो सकती है। आप देखिए चंद्रशेखर जी एक पिछले 3-4 सालों से एक लगातार आंदोलन की लड़ाई, जितना चंद्रशेखर साहब ने मेहनत किया है, मजबूती दी है, जितनी आवाज बनी, उस तरह की किसी के पास धरातल नहीं है। मैं बहन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी पार्टी को जरूर बात कर रहा हूँ कि जिस स्ट्रगल से चंद्रशेखर जी आए हैं, उस तरह का स्ट्रगल किसी के पास अवेलेबल नहीं है। चाहे वो अखिलेश भाई जी की बात हो, चाहे वो जयंत जी की बात हो, चाहे राहुल गांधी जी की बात हो, चाहे प्रियंका गांधी जी की बात हो। तो ये कह देना कि चंद्रशेखर जी अकेले अलग थलग पड़ गए हैं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये परसेप्शन की बात है। ये राजनीति में आज ओम प्रकाश राजभर की बात है। पिछले 6 महीना पहले तक तो ये था कि ओम प्रकाश राजभर जी अकेले अलग थलग पड़ गए हैं। इससे पहले जो मौर्य साहब हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी भी बात देख लीजिए, कभी लगता था कि वो भी अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन इस तरह की बात धीरे धीरे आंदोलन में, चूंकि ये आंदोलन का व्यक्ति है, धीरे धीरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और आंदोलन थोड़ा डिफरेंट होता है और थोड़ा वो अनुभव के साथ आता है। ठीक है, कन्हैया कुमार का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिग्नेश मेवानी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप हार्दिक पटेल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। सब लोग आंदोलन से आए हैं और सबके साथ समय की बात है, कभी बात बन पाती, कभी नहीं बन पाती है। तो ये कह देना कि चंद्रशेखर आजाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अलग थलग पड़ गए, ये ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है कि समय की बात है ये। अच्छा, ये देखिए कि अगर ये आपकी बात को ठीक मान लिया जाए कि अलग थलग नहीं पड़े हैं, समय की बात है, इस बात को अगर ठीक माना जाए तो यहाँ से एक सवाल उठेगा कि भाई 5-6 साल से लगातार आंदोलन में रहे, उन्होंने खुद आंदोलनकारी जो ताकतें हैं, संघर्ष की ताकतें हैं, उनको एकजुट करके एक चुनावी स्वरूप देने की कोशिश क्या नहीं करनी चाहिए थी? देखिए सर, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि भारत एक अपर कास्ट डोमिनेटेड सोसाइटी है। सदियों से अपर कास्ट ने डोमिनेट किया है, और ये जो तबका है, जिस तबके से चंद्रशेखर जी बिलोंग करते हैं, वंचित तबका है। या ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, ये एक वंचित तबका रहा है भारतीय इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो क्या है कि अभी ये इनके अंदर महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, और वो जो एक लालसा है कि हम सत्ता के गलियारे में जाकर के तुरंत सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे, ये बात होती है। तो चूंकि हर तबका, हमारा जो बहुजन तबका है, वो वंचित तबका है, और वंचित तबका होने के नाते उसको लगता है, जैसे कि भाई हमारे बांकेलाल जी बोल रहे थे कि साहब कांसीराम बोलते थे कि सत्ता की चाबी, हर समस्या का समाधान सत्ता है। तो हर व्यक्ति सत्ता पाना चाहिए। इसी वजह से चूंकि एक ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में हम फंस जाते हैं, और उस ऑर्डर से हम निकल नहीं पाते। और वो ऑर्डर ये है कि आपको कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षा का लालच दे करके, इस लालच के दे करके हमारा समाज उसी में बिखर जाता है। तो ये बात चंद्रशेखर की भी नहीं है, ओम प्रकाश राजभर की भी नहीं है, और चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की भी। ये एक वंचित तबका है जिसका सोशल ऑर्डर अभी तक उतना विकसित नहीं हुआ जैसा कि अपर कास्ट का है। और ये भी हो सकता है कि अपर कास्ट की जो सोसाइटी है, वो आपको इन आंदोलनों में फंसा देना चाहती है, और इसी वजह से हर व्यक्ति अपने 2 सीट लेकर के, 3 सीट लेकर के मूल भावना से हट जाता है। जो बहुजन समाज की जो मूल समस्या है, उस समस्या पे न पढ़ करके सबको लगता है कि सत्ता में ही हम चले जाएंगे तो अपना समाधान ढूंढ लेंगे। इसी वजह से कोशिश करने के बावजूद भी, कि अगर चारों जितनी भी धड़ा आपको दिखाई पड़ रहा, कोशिश करने के बावजूद भी सब लोग अलग हो जाते हैं। सभी के सभी लोग बहुजन समाज के आंदोलन से सर निकले हैं। आप ये देखिए, ओम प्रकाश राजभर भी कभी बसपा में थे, कभी साहब कांसीराम के साथ थे। आप ये देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बसपा के साथ थे, इस आंदोलन के साथ थे, लेकिन आज ये लोग अलग हो गए। अनुप्रिया पटेल, उनके पिताजी भी कभी बसपा में थे। सब लोग अपने अपने, वजह यही है कि चूंकि ये अपर कास्ट डोमिनेटेड सोसाइटी है, और उस सोसाइटी ने एक परसेप्शन बना रखा है कि ये वो अपनी बिरादरी की बात कर रहे हैं, वो अपनी बिरादरी की बात के यादववादी हो गए हैं, ये माने जाटोवादी हो गए या चमारवाद हो गए। ये आइडिया दरअसल अपना हमारा नहीं है, ये आइडिया उनका है, अपर कास्ट का। इस आइडियाज को हमने कैच कर लिया है, यह सोच करके कि हम सत्ता में जाकर के सारी समस्या का समाधान कर देंगे। जब मतलब आपका अगर बात को मैं समझने की कोशिश करूं या दर्शक पाठक समझने की कोशिश करें, तो ये है कि एक जो परसेप्शन ऑलरेडी लोकतांत्रिक चुनावों का बिल्ड है या भारत में राजनीतिक सफलता का बिल्ड है, उसी चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं ये सभी लोग फंसते हैं। बांकेलाल, आपसे यह सवाल कि
इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए जो कहा है विक्रम जी ने, वो ये कि मैं आपसे वही सवाल करूंगा कि युवा थे, काफी तल्ख थे, रेडिकल थे, मतलब चंद्रशेखर आजाद, और वो खुद भी जब सपा के दरवाजे गए हैं और उसको 2 दिन तक जो रगड़ घस हुई है, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने और कहा है कि मैं कुछ भी कह रहा था, और अंत में एक आंदोलनकारी जो सत्ता को ललकार रहा है वो कहता है कि सिर्फ अखिलेश यादव कह दें कि वो छोटे भाई हैं तब भी हम मान जाएंगे। इस गति तक, इस बेचारगी तक एक आंदोलनकारी जो अपने समाज का नेतृत्व करता है, वह राजनीति के चौखट पर ऐसे दरिद्र भाव से क्यों बैठ जाता है? सर एक सेकंड, बाकीलाल जी, मैं एक बात जी, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल मैं बता रहा हूँ। आप सर याद कीजिए वो जमाना जब नहीं, दोबारा आपकी बारी आएगी, दोबारा आप बोलिएगा, खत्म नहीं होगा, आप बाकीलाल को बोलने देते हैं, फिर दोबारा बात। जी, मेरा तो ये मानना है अजय जी, जैसे कि भाई चंद्रशेखर गए, तमाम दलों के पास में गए और मिलने के लिए गए कि मुझे साथ में मिलकर लड़ना चाहते हैं और आंदोलनकारियों का एक रिप्रेजेंटेशन हो, जो मानना था। लेकिन कोई भी दल जो है, मेरा थोड़ा सा इसके इतर ये सोचना है कि कोई भी दल हो, वो नहीं चाहता है कि कोई आंदोलनकारी सत्ता के गलियारे में पहुंचे। अगर सत्ता के गलियारे में आंदोलन पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि सड़कों की लड़ाई सदन में और बड़ी पैमाने पे होगी, और इन तमाम चीजों को लेके तमाम सत्ताधारी दल जो है, चाहे आज कोई भी हो, आज विपक्ष जो है, कल जब वो सत्ता में आएगा तो वो भी वही दमन करेगा जो आज मतलब सत्ताधारी दल कर रहा है, और यही आंदोलन जब है उनके खिलाफ भी खड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे आंदोलनकारियों को कोई नहीं चाहता कि सत्ता तक आए। जबकि मेरा जो वैचारिकी की बात नहीं, है, क्या आप लोगों ने या और समाज के लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया कि मिल के एक चुनाव लड़ा जाए, एक आंदोलनकारी ताकतों की? अभी किसान आंदोलन भी हुआ, सी आंदोलन हुआ, उससे पहले लगातार रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन हुए, वो अप्रैल वाला मूवमेंट था जिसका आप जिक्र कर रहे थे। ये पिछले 5-6 सालों में ऐसा कोई ताकत नहीं बन पाया कि 10-20 सीटों पर ये भी अपने राजनीतिक अस्तित्व के साथ लड़ सके, या तालमेल की कोई कमी रह गई, या इसमें कुछ भ्रम हुआ क्या? मैं आ रहा हूँ, उसी के ऊपर आ रहा हूँ। आज अखिलेश यादव जी जो है, मतलब 2 अप्रैल 2018 का जब भारत बंद होता है, जहां से मतलब आंदोलन की शुरुआत होती है, तो किसी भी दल ने, किसी भी राजनीतिक दल ने, विपक्षी दल ने उस दौर में कॉल नहीं किया। एक पब्लिक कॉल थी, पब्लिक ने भारत बंद किया, और साथ में नए आंदोलनकारी चेहरे, जैसे कि हम लोग आजमगढ़ में 48 लड़के हम लोग भी जेल गए और एक लंबा दमन हुआ, लेकिन हमने वहीं पे छोड़ा नहीं। हमने 2 अप्रैल के बाद में हमने कहा कि हम भागीदारी में जाएंगे, और जाने के बाद में अभी जैसे निजामाबाद सीट पे, जहाँ पे मैं कैंपेन में हूँ, लगातार बना हुआ हूँ, और राजीव यादव नाम के एक आंदोलनकारी चेहरे को हमने यहाँ उतारा है, क्योंकि राजीव यादव ऐसा आंदोलनकारी है जिसने 2 अप्रैल के भारत बंद में भी साथ रहे, SC/ST एक्ट में, साथ ही साथ में CA NRC में रहे, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के यहाँ पे भागीदारी की। तो इस तरह के आंदोलनकारी के लिए, और साथ ही साथ में हमने गठबंधन किया है, हमने कोशिश की, हमने तमाम दलों से बात की, लेकिन जो साथ आए, जैसे PDA का गठबंधन ने, नहीं, चंद्रशेखर के सेल भी आप लोगों ने संपर्क किया था? हमारी लोकल, हमने भाई विनय रतन से बात की। विनय रतन ने कहा कि हमारा समर्थन रहेगा, और आंदोलनकारी चेहरों को हम अभी भी कॉल कर रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि आए और हम सब मिलके इनको, ये जो है, हम आंदोलनकारी चेहरे जा सकते हैं और बहुत आसानी से, ऐसा नहीं है, और जाने के साथ में हम मजबूती से जो हमारी सड़क की लड़ाई थी उसको सदन की लड़ाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी विनय रतन जी से बात हुई थी, चंद्रशेखर भाई से बात नहीं हो पाई थी, लेकिन विनय रतन भाई ने कहा था कि अगर हम किसी अलायंस के लिए हम लगे हुए हैं, अगर अलायंस के पार्ट नहीं होते हैं तो हम साथ रहेंगे। जबकि हमारा ये मानना था, हमने तभी भी सोचा था कि अलायंस मतलब जिन दलों से हम करने जा रहे हैं, जैसे राजीव यादव जो है, कि बड़े दल से अलायंस के लिए हम लोग पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो वैचारिकी है। हम जब भी लड़ेंगे तो आज जो सत्ता में आएगा, कल जो सत्ता में आने वाला है, वो क्या दमन नहीं करेगा, हमारा ये सवाल है। अगर दमन नहीं करेगा तो हम उसके साथ हैं, लेकिन अगर दमनकारी नीतियां उसके साथ हैं तो हम कैसे उसके साथ में अलायंस करें, हमारी जाहिर सी बात है। और भाई चंद्रशेखर के साथ हम अभी भी आह्वान करते हैं कि वो आए। 22 से 27 सीटों पे हम भी लड़ रहे हैं, साथ आते हैं। PDA अलायंस ने भी समर्थन दिया है, पीस पार्टी, उलमा काउंसिल, हमने तमाम दलों से बात की और समर्थन मिल रहा है, लगातार समर्थन मिल रहा है, और जन आंदोलन जो है वो समर्थन में साथ आ रहे हैं। तो हम सभी लोग मिलकर एक मुंहतोड़ जवाब देंगे इस फांसीवादी सरकार को, और साथ ही साथ में आंदोलन की नींव और मजबूती से रखी जाएगी। ठीक बात है, चलिए बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और प्रोफेसर साहब, एक सवाल आपसे ये है, इसी से जुड़ा हुआ जो बांकेलाल बोल रहे हैं, थोड़ा आगे है
कि जैसे मान लीजिए कि जो भी परिणाम आते हैं चुनाव में, अगर मान लीजिए 33 सीटों पर चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, अभी कहा है पहली सूची जारी की है, हो सकता है थोड़ी और सूची जारी कर दें, उसमें यह कहा जा रहा है कि बसपा को कमजोर करेंगे और सपा के साथ होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाजपा को हर कीमत पर हराना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये भाजपा को हर कीमत पर हराना है, यह काफी लंबा ट्रेंड है और भाजपा हर कीमत पर हार नहीं पाती है, हर बार कई बार और ताकत से उभर आती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आंदोलनकारी ताकतें या दलित समाज जब ऐसा का नेता जब ऐसा नारा देता है तो कहीं किसी ट्रैप में तो नहीं फंस रहा है? बिल्कुल, मैं सर वही कहने वाला था। आप देखिए, मैंने पहले भी जो बातें कर रहा हूँ एक व्यापक स्तर पर कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, क्लैश ऑफ इडियोलॉजी है। मैं उदाहरण देना चाह रहा था आपको। एक जमाने में शिबू सोरेन से बड़ा कोई आंदोलनकारी नेता नहीं था झारखंड के मामले में। बिल्कुल। मैं प्रभात खबर अखबार के दौरान उनसे पर्सनल मिला भी, लेकिन वो व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैर छू रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। जबकि मेरा ये मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी और ये शिबू सोरेन जी के सर बहुत अंतर है। आंदोलन के रूप में शिबू सोरेन से बड़ा कोई नेता नहीं है, लेकिन हम जाकर के वहां पे घुटने टेक दिए जहां पे घुटने नहीं टेकने चाहिए। एग्जैक्टली हमारे जो नेता हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा समाज वंचित तबका है और हमारे समाज के अंदर महत्वाकांक्षा बढ़ गई है कि सब सारी समस्या हम सत्ता को लेकर रहेंगे। सवाल जो मोटे मोटे सवाल थे, इंपावरमेंट का, दलितों का, लैंड रिफॉर्म का, कास्ट सिस्टम का समाप्ति का, ये इश्यूज बन नहीं पा रहे हैं और ये उसी ट्रैप में आसानी से आ जाते हैं। अगर चूंकि हम ये मान के चलते कि हम वंचित तबका, अगर हमको बीजेपी लालच देगी कि भाई आपको यहाँ से हम चुनाव लड़ा रहे हैं, आप हमको पैसा दे रहे हैं, आप लड़ जाइए, हम आसानी से लड़ जाएंगे, हम आसानी टूट जाएंगे। यही नेता एक जमाने में जो आज ये कह रहे हैं कि 1585 की लड़ाई है, क्यों बीजेपी के साथ जाकर गठबंधन में थे? स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, क्यों थे? तब आपकी आइडियोलॉजी कहाँ चली गई थी? तब आपके बात, तो ये हमारे नेता बहुत आसानी से इनका ट्रैप में, बल्कि ट्रैप नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, को मदारी हैं। वो जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर वो मदारी हैं और हम बंदर हैं। हम नाचते हैं क्योंकि हमें नाचने की आदत पड़ गई, आज से नहीं हजारों वर्षों से आदत पड़ गई है। अब हम ये सबको पता है, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी को पता है, इनको पता है, सबको पता है कि अगर एक नहीं होंगे तो हम उनको हरा नहीं सकते। हमारा वोट का डिवीजन होता है, ये चंद्रशेखर भाई को भी पता, सबको पता है। लेकिन इतनी महत्वाकांक्षा सबके अंदर आगे बढ़ गई है कि सब लोग अपनी अपनी बात स्वार्थ में, वो ऐसा भी नहीं कि वो अपने जाटो समाज को मजबूत कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि यादव समाज को मजबूत कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि राजभर समाज को मजबूत कर रहे हैं। वो अपना मजबूत करने के चक्कर में पूरा समाज का बेड़ा गर्क कर दे रहे हैं। बात ये है, ये महत्वाकांक्षा है जो उनको लेकर डूब रहे हैं। जी सर जी। शुक्रिया आप लोगों का बातचीत के लिए। हमने एक बातचीत की, समय की एक सीमा है इसलिए हमें जाना होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें बाकेलाल और विक्रम जी ने भी कही, उन दोनों बातों से ये बात निकल कर जरूर आई है कि समाज का जो तबका है जो आंदोलन से आया है वो कहीं न कहीं राजनीतिक ट्रैप में, एक सवर्णवादी, एक ब्राह्मणिकल जिसको कह रहे थे, उस ट्रैप में फंस जाता है। हालांकि यह वक्त लंबा हो चला है कि यह कहीं बहाना न बन जाए कल को राजनीति में भ्रष्टाचार और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का भी, जिसका एक इशारा विक्रम जी कर रहे थे कि अपने विकास में भी कई बार नेता इस ट्रैप में फंस जाता है और समाज पीछे छूट जाता है। इससे बचने के क्या रास्ते होंगे, यह भी लोकतंत्र में सवाल बना रहेगा। हालांकि आज हम बातचीत कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद रावण पर, जो दलित समाज के उत्पीड़न से संघर्ष करते हुए नेता बने, राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम हुआ, जेल गए, लेकिन आज हालत ये है कि वह अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और कोई साथ नहीं है। और जाहिर तौर पर जब भाजपा को आपको हराना है तो आपको वोट भी नहीं मिलना है, क्योंकि इस बार भाजपा के हराने के नाम पर सारा वोट सपा को जाना है। ऐसे में राजनीतिक अस्तित्व की भी लड़ाई बड़ी रहेगी, क्योंकि टकराहटें भी सामाजिक बड़ी रहती हैं। धन्यवाद आपकी बातचीत। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।